हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर। ITI इलेक्ट्रीशियन एकेडमी सुल्तानपुर के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय हम लोग डीसी जनरेटर चैप्टर को पढ़ रहे हैं। डीसी जनरेटर चैप्टर में थ्योरेटिकल सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और इस समय हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आगे ले चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर। टाइम को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, आपके सामने क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं, अदरवाइज बहुत टाइम लग जाएगा। आधे घंटे में 5 क्वेश्चन से अधिक नहीं हो पाएंगे। इसलिए समय को बचाने के लिए हम जो है क्वेश्चन को आपके सामने डिस्प्ले कर दे रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो चुका है। इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए सब लोग, एक बार दो बार ध्यान से पढ़िए, उसके बाद जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स और इनको सॉल्व करिए। फिलहाल मैं कराता हूं। एक डीसी जनित्र द्वारा उत्पादित ईएमएफ को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। ईएमएफ को डैश 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 बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। क्या बढ़ाकर ईएमएफ को बढ़ाया जा सकता है? जनरेटर द्वारा उत्पादित यानी कि उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? चक्रों की संख्या बढ़ाकर, उत्तेजना बढ़ाकर, आर्मेचर की लंबाई बढ़ाकर, या फिर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। तो देखो, किसी भी जनरेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल अगर बढ़ाना है तो सबसे पहले या तो आप जो है स्पीड बढ़ा दीजिए। स्पीड बढ़ा देंगे इसकी आर्मेचर की स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो प्रति सेकंड आर्मेचर द्वारा कटने वाले फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। 1 सेकंड में जब अधिक स्पीड अगर बढ़ा देंगे तो क्या करेगा, 1 सेकंड में मान लो पहले 100 फ्लक्स काटता था तो स्पीड बढ़ा दीजिए, 1 सेकंड में 150 फ्लक्स काटने लगे। तो जितना अधिक फ्लक्स काटेगा उतना ही अधिक विद्युत वाहक बल पैदा होगा। फैराडे ने यही कहा था ना कि जब कोई कंडक्टर किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को काटता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। ये और एक नियम और है, जितनी स्पीड से काटेगा उतना ही अधिक विद्युत वाहक बल पैदा होगा। दूसरा नियम शायद हम बताए नहीं, आपको बताएंगे आगे कभी। तो स्पीड का यहाँ कोई ऑप्शन तो है नहीं। आर्मेचर की स्पीड बढ़ा दें तो विद्युत वाहक बल बढ़ जाए, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है चक्रों की संख्या बढ़ाकर। चक्रों मतलब टर्न, चक्रों का मतलब इंग्लिश में इसको बोलेंगे टर्न की संख्या बढ़ाकर। किसके टर्न की संख्या? आर्मेचर में टर्नों की संख्या बढ़ा दीजिए। आर्मेचर में टर्नों की संख्या का मतलब आर्मेचर में जो वाइंडिंग की गई है उसमें टर्नों की संख्या आपको बढ़ा देना है। तो वाइंडिंग में अधिक टर्न अगर हो जाएंगे तब भी क्या होगा, स्पीड अगर उतनी ही रहेगी फिर भी अधिक चालक काटने लगेंगे। अब क्योंकि टर्नों की संख्या बढ़ जाने का मतलब चालक बढ़ गए तो फिर अधिक चालक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं को काटेंगे, जिसके कारण फिर विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। तो विद्युत वाहक बल बढ़ाने के लिए दो चीजें आपको समझ में आ गई। एक तो स्पीड बढ़ा दीजिए, तब दूसरा अगर स्पीड आप नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो तारों की संख्या बढ़ा दीजिए, कंडक्टर की संख्या बढ़ा दीजिए, अर्थात आर्मेचर में टर्नों की संख्या बढ़ा दीजिए। इससे विद्युत वाहक बल बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट सही है। और बी पॉइंट है उत्तेजना का मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र लगा हुआ है किनारे जनरेटर में किनारे फील्ड पोल के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को या तो बढ़ा दीजिए। अगर उत्तेजना का मान ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्साइटेशन मतलब उत्तेजना। तो अगर फील्ड पोल का एक्साइटेशन जो है ज्यादा कर देंगे तो जनरेटर की बॉडी के अंदर में फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। फ्लक्स का मान अगर बढ़ जाएगा तब मेरा
आर्मेचर जिस स्पीड पे घूम रहा है उसी स्पीड पे घूमने दीजिए। आर्मेचर में टर्नों की संख्या भी मत बढ़ाइए। जिस आप क्या करिए, एक्साइटेशन बढ़ा देंगे तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा, तो फिर आर्मेचर द्वारा कटने वाली बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो जाएगी, जिसके कारण फिर आर्मेचर और अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने लगेगा। तो ये 3 शर्तें हैं जिनको पूरा करके आप अधिक विद्युत वाहक बल प्राप्त कर सकते हैं। या तो आर्मेचर की स्पीड बढ़ा दीजिए, या तो फील्ड का एक्साइटेशन बढ़ा दीजिए, और या तो आर्मेचर में टर्नों की संख्या बढ़ा दीजिए। ये सब करके आप जनरेटर के द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी है आर्मेचर की लंबाई। आर्मेचर की लंबाई बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि लंबाई बढ़ाओगे, बाइंडिंग तो बढ़ा नहीं रहे हो। बाइंडिंग जितने तार पहले काट रहे थे उतने तार बाद में भी काटेंगे। आर्मेचर की लंबाई बढ़ जाने से हमको क्या लाभ मिलेगा? कुछ नहीं लाभ मिलेगा, बल्कि ये कहो हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस और ज्यादा होने लगेगा। आर्मेचर की लंबाई बढ़ जाएगी तो कोर की संख्या बढ़ जाएगी, कोर की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा? हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस भी अधिक होने लगेगा, क्योंकि ये दोनों लॉस आर्मेचर की कोरों में ही होते हैं। जितनी ज्यादा कोरें होंगी, जितना बड़ा कोर होगा उतना ही लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी आपका सही है, मानिए कि डी वाला ऑप्शन सही है। ये दोनों करके, ठीक है। और एक ये स्पीड वाला इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो उसको आप अपने आप जानते रहिए, स्पीड बढ़ा दीजिए, तब भी जो है जनरेटर अधिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और इसको करने की कोशिश करिए। वीडियो पॉज कर लीजिए पहले। चलिए फिलहाल हम तो पॉज नहीं करेंगे, हम तो सॉल्व करवाएंगे तुरंत। देखिए जो स्टूडेंट देखना चाहते हैं, देखिए एक डीसी जनित्र में ध्रुवों की संख्या तथा आर्मेचर चालकों की संख्या अस्थाई है। कौन सी वाइंडिंग उच्च ईएमएफ देगी? पूछ रहा है कौन सी वाइंडिंग उच्च ईएमएफ देगी, लेकिन इस लाइन को समझने की आवश्यकता है आपको। डीसी जनित्र में ध्रुवों की संख्या और आर्मेचर चालकों की संख्या अस्थाई है। अस्थाई है का मतलब फिक्स है, कम ज्यादा नहीं हो सकती है। इतनी लाइन का यही अस्थाई लगा देने से थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दे रहा है। तो अस्थाई होने का मतलब आर्मेचर में जितने चालक भरे गए हैं वो फिक्स हैं। अब आर्मेचर चालकों की संख्या में कोई भी उलटफेर नहीं हो सकता है, कम ज्यादा नहीं हो सकते हैं, फिक्स। और पोल की संख्या, ध्रुव मतलब पोल, तो पोल की संख्या भी फिक्स है। ये सब चीजें शुरुआत में ही जब बना दिया जाता है, जनरेटर को बनाया जाता है, उसी टाइम आर्मेचर में कितना चालक भरना है, आर्मेचर और जनरेटर हमारा कितने पोल का होगा, ये सब चीजें डिसाइड कर ली जाती हैं। किस बेस पर डिसाइड की जाती हैं कि कितना विद्युत वाहक बल हमको चाहिए और कितनी धारा हमारा आर्मेचर सहन कर सके। ये सब चीजें समझ करके फिर जो है डिसाइड किया जाता है कि कितना कंडक्टर रखना है कॉपर का, कितना मोटा कंडक्टर, कितना मोटाई रहेगा, कितने फील्ड पोल रहेंगे, ये सब चीजें निर्धारित की जाती हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है ध्रुवों की संख्या फिक्स है। 2 पोल का है अगर जनरेटर तो 2 पोल का रहेगा, 4 पोल का है तो 4 पोल रहेगा। आर्मेचर में चालकों की संख्या जितनी भी है 1500 जो भी भरी गई शुरू में वही है, कम ज्यादा उसमें नहीं हो सकता है। तो पूछ रहा है कौन सी वाइंडिंग उच्च ईएमएफ देगी, अर्थात उसमें कौन सी वाइंडिंग किया जाए कि ईएमएफ ज्यादा मिले। साफ साफ नहीं क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है बस। यहाँ पर पूछना था कौन सी वाइंडिंग किया जाए कि जनरेटर उच्च ईएमएफ दे, मतलब हाई वोल्टेज आपको चाहिए। तो हमने बताया भी था आपको कि हाई वोल्टेज के लिए 2 तरह का वाइंडिंग जनरेटर में होता है। एक होता है लैप वाइंडिंग, दूसरा होता है वेव वाइंडिंग। तो थ्योरेटिकल सेक्शन को पढ़ाते समय हमने बहुत ही अच्छे से बताया था कि लैप वाइंडिंग में आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या पोल की संख्या के बराबर होती है। जितने अधिक पोल होंगे उतने ही आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या होगी। समानांतर पथों की संख्या का मतलब करंट निकलने के रास्ते,
जितने अधिक करंट निकलने के रास्ते होंगे वह जनरेटर उतना ही अधिक करंट देगा। यानी कि अधिक करंट लेने के लिए लैप वाइंडिंग किया जाता है, यानी कि हाई करंट। हाई करंट लेने के लिए लैप वाइंडिंग किया जाता है। और वेव वाइंडिंग में फिक्स होता है, करंट निकलने के सिर्फ दो रास्ते होते हैं, जिसमें हम लोग इस वाले फार्मूले में पढ़ते हैं ना, E बराबर होता है हमारा फाई जेड एन अपान 60 इंटू पी बाई ए, जिसमें ए बराबर होता है आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या। आर्मेचर में समानांतर पथों की संख्या वेव वाइंडिंग में फिक्स होती है, दो रहेगा। तो दो का मतलब करंट निकलने के दो रास्ते। तो वेव वाइंडिंग में वोल्टेज ज्यादा मिलता है, तो हाई वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग लेते हैं, हाई वोल्टेज, क्योंकि करंट निकलने के केवल दो ही रास्ते मिलेंगे। लैप वाइंडिंग में करंट निकलने के रास्ते ज्यादा रहेंगे। तो ये जो तरंग वाइंडिंग लिखा है, तरंग को हिंदी में तरंग को इंग्लिश में बोलते हैं वेव, ठीक है। और ये जो गोद वाइंडिंग लिखा है, गोद वाइंडिंग, गोद का मतलब को हिंदी इंग्लिश में बोलेंगे लैप, ठीक ना। और फिर तो ऑप्शन नंबर ए और बी, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता है। अधिक वोल्टेज के लिए हमको ये जो है गोद वाइंडिंग करना है, सॉरी गलत बोल दिए, अधिक वोल्टेज आपको अधिक चाहिए ना, तो वेव वाइंडिंग यानी कि तरंग वाइंडिंग करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है, इसको आप लोग पढ़िए और करिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बस टिक मार के तुरंत हटिए, समय नहीं लगना चाहिए। मुश्किल से 15 से 20 सेकंड, और 15 से 20 सेकंड तभी लगेगा जब आप क्वेश्चंस को पढ़े होंगे पहले से, यानी कि क्वेश्चन आपकी आंखों से गुजरा हुआ होना चाहिए। पता लगा वहां क्वेश्चन की भाषा समझने में आपको समय लग गया, 1 मिनट क्वेश्चन ही पढ़ते रह गए, तब फिर नहीं हो पाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन जो एग्जाम में आ रहा है ना, वो आपकी आंखों से गुजरा होना चाहिए। सेम टर्मिनोलॉजी ना हो, मान लो शब्दों का हेर फेर थोड़ा कुछ हो चलेगा। एक वेल्डिंग जनरेटर में कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है? Which welding is placed in a welding generator? तो ऑप्शन है लैप वाइंडिंग यानी कि गोद वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग यानी कि तरंग वाइंडिंग, और तीसरा है डेल्टा वाइंडिंग, चौथा है ड्यूप्लेक्स वेव वाइंडिंग। ये सब वाइंडिंग का नाम आप लोग जो है ना वाइंडिंग चैप्टर में सुनेंगे। अभी यहाँ पर इस चैप्टर में फिलहाल इनको छेड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपकी आवश्यकता की है। वाइंडिंग चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे तब पढ़ लेंगे, जनरली इनसे क्वेश्चन बनता नहीं है। अब एग्जाम को टफ करने के लिए धीरे धीरे आगे देने लगे तो हो सकता है, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कोई वाइंडिंग चैप्टर से सब क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ, ये आपका इम्पोर्टेंट जरूर है जो ये क्वेश्चन है कि वेल्डिंग जनरेटर के लिए कौन सी वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो वेल्डिंग जनरेटर में हमने बताया था कि डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर जो होता है वो उसको हम वेल्डिंग जनरेटर के रूप में यूज करते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में शंट फील्ड के फ्लक्स और सीरीज फील्ड के फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण परिणामी फ्लक्स कम हो जाता है। परिणामी फ्लक्स जब कम हो जाता है तो आर्मेचर द्वारा प्रति सेकंड कटने वाले फ्लक्स का मान कम हो जाता है, जिसके कारण उत्पादित विद्युत वाहक बल का मान घट जाता है, लेकिन करंट का मान अधिक रहता है। तो अधिक करंट लेने के लिए आपको कौन सी वाइंडिंग करना है यह भी पढ़ाया जा चुका है। अधिक करंट लेने के लिए लैप वाइंडिंग यानी कि करंट निकलने के जितने अधिक रास्ते होंगे, जिस वाइंडिंग में करंट निकलने के जितने अधिक रास्ते होंगे वह वाइंडिंग उतना ही, या ऐसा बोल सकते हैं कि वह जनरेटर उतना ही अधिक करंट को बियर कर सकता है। तो लैप वाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतने करंट निकलने के रास्ते होते हैं, इसलिए लैप वाइंडिंग आपका ये ऑप्शन सही होगा। अधिक मानिए अभी थोड़ी देर पहले पिछले क्वेश्चन में भी हमने समझाया था, अधिक करंट के लिए लैप वाइंडिंग और अधिक वोल्टेज के लिए वेव वाइंडिंग करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। इसको देखिए ध्यान से, वीडियो को पॉज करिए पहले, उसके बाद इसको स्वयं से सॉल्व करिए। एक स्वयं उत्तेजित जनित्र में आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र जो शुरुआत में ईएमएफ प्रेरित करता है, इसका कारण है। अब जिसको ना समझ में आया हो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार रिपीट करें, समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है स्वयं उत्तेजित जनित्र। तो एक बताया गया था आपको, एक सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है और एक सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसको बाहर से डीसी स्रोत दे करके चार्ज करना होता है, और सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग होती है वह सेल्फ एक्साइट हो जाती है। किसके कारण? रेजिडुअल मैग्नेट के कारण, यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण। तो यही पूछ रहा है कि स्व उत्तेजित जनित्र में आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र जो शुरुआत में ईएमएफ प्रेरित करता है। आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र जो शुरुआत में ईएमएफ प्रेरित करता है, इसका कारण क्या है? तो शुरुआत में आर्मेचर में, यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन गलत है। एक स्वयं उत्तेजित जनित्र में आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर में चुंबकीय क्षेत्र नहीं, आर्मेचर में विद्युत वाहक बल जो शुरुआत में, नहीं ऐसा नहीं होगा, फिर तो ऐसा नहीं बनेगा। एक स्वयं उत्तेजित जनित्र में आर्मेचर में नहीं, यहाँ तो फिर आप फील्ड में बोलना चाहिए। फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र जो शुरुआत में ईएमएफ प्रेरित करता है, ठीक ना। तो इसका कारण क्या? फिलहाल ठीक है, क्वेश्चन का मतलब आप समझिए। बहुत तरह के क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो कि कंफ्यूज करेंगे। अब जो राइटर होते हैं ना क्वेश्चन बनाने वाले, वो नॉर्थ इंडिया के तो रहते नहीं है, हर जगह के रहते हैं। नॉर्थ इंडिया वाले तो ठीक ठाक हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन दूसरी जगह के लोग क्या होता है, उसका हिंदी उच्चारण ऐसे करते हैं कि वो अपने तो समझते हैं लेकिन और लोगों को परेशान कर देते हैं, इतना ज्यादा शुद्ध हिंदी में घुस जाते हैं। अब इन्होंने भी जो क्या किया होगा, किसी इंग्लिश क्वेश्चन का ही इन्होंने कन्वर्जन किया हुआ है हिंदी में, तो बहुत सही नहीं कर पाए हैं। फिलहाल के लिए हम आपको समझा दिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में मतलब पूछ रहा है कि शुरुआत में जो ईएमएफ प्रेरित होता है वह किस मैग्नेट के कारण होता है, तो वह रेजिडुअल मैग्नेट के कारण होता है, यानी अवशेष चुंबकीकरण के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और यह भी जान लीजिएगा कि जो जितनी भी बुक होंगी, ऐसी कोई बुक नहीं है जो 100% एक्यूरेट हो, इसलिए आपको अपने सावधानी के हिसाब से पढ़ना है। बी केयरफुल, पढ़ते समय आप सावधान रहिए, क्या लिख रहा है वो, क्या कह रहा है, क्यों नहीं तो पता लगा एक क्वेश्चन में आप उलझ जाइए, उसी में उलझे रहिए और टाइम खराब हो जाए। तो इसलिए जो है ना, और आपका जो कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें भी 3-4 क्वेश्चन पूरे एग्जाम में ऐसे रहते हैं जो भ्रामक रहते हैं, जिनका या तो ऑप्शन भ्रामक रहेगा या क्वेश्चन ही भ्रामक रहेगा। तो उस तरह के क्वेश्चन पर वही होता है कि लड़के जो मार्किंग जो टिक कर दिए, तो कोई भी एक ऑप्शन टिक कर दिया, अगर भ्रामक है या क्लियर हो जाता है लास्ट में कि वो क्वेश्चन भ्रामक था, यानी कंफ्यूजन टाइप का था, तो उस पर नंबर मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पोल शू इन केस ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन के केस में पोल शू का क्या कार्य होता है? डीसी मशीन की स्थिति में पोल शू का क्या कार्य है, यही पूछ रहा है। तो थ्योरेटिकल सेक्शन में हमने बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया था पोल शू के बारे में, पोल शू क्या होता है और पोल शू क्या कार्य करता है, ये सब चीजें हमने बहुत ही डिटेल में बताई थी आपको। मैं बुक में फिगर भी दिखा दे रहा हूं आपको पोल शू का। ये देखिए, इस स्क्रीन पर देखिए पोल शू। एक सेकंड, ये देखिए,
ये क्या है, ये तो बॉडी हो गया जनरेटर का, इसके अंदर ये फील्ड पोल वगैरह दिखाए गए हैं। पोल सू ये अलग से दिखाया गया है, ये देखिए लैमिनेटेड कोर, और ये वाला क्या है, लैमिनेटेड पोल कोर विथ सू। पोल सू ये नीचे लगा हुआ है, नीचे साइड में सू। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो आप बुक देख लीजिएगा, और नहीं तो थ्योरेटिकल सेक्शन को हमारे विजिट कर लीजिएगा। जनरेटर का पहला या दूसरा क्लास ही होगा, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जनरली ऐसे रहता है कि जो हमारे जो जनरेटर है, ये हमारा जनरेटर हो गया, इसमें क्या होता है, यहाँ पर फील्ड पोल लगे होते हैं, यहाँ पर फील्ड पोल लगे होते हैं। तो जो फील्ड पोल होते हैं इन पर बाइंडिंग की जाती है, ठीक है, ये सब तो जान ही रहे हो। और इसी के नीचे पोल सू लगा रहता है, ऐसे ही पोल सू। आकार अलग हो सकता है, आयताकार नहीं हो सकता है, थोड़ा सा पोल के आकार में ही रहेगा, पोल से थोड़ा अधिक चौड़ाई रहेगी उसकी। और आयरन का, नर्म लोहे का एक टुकड़ा होता है पोल सू, ठीक है, जो कि पोल के नीचे लगा होता है। तो वह काम क्या करता है कि जैसे ये मान लो कि नॉर्थ पोल होता है, और ये बगल वाला जो पोल है ये साउथ पोल होता है। तो यहाँ से ऐसे नॉर्थ से साउथ को जो बल रेखाएं आ रही, इसके नीचे भी पोल लगेगा, ठीक है, इसके नीचे भी पोल लगेगा। इन बल रेखाओं के लिए इसे पथ प्रदान करता है, ठीक है। अगर ये पोल सू ना लगा हो तो रिलक्टेंस ज्यादा मिलेगा। जो ये बल रेखाएं ना, चुंबक में पता है बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं चुंबक के बाहर, तो चुंबक के बाहर से नॉर्थ से साउथ की तरफ आएंगी, चुंबक के भीतर भी साउथ से नॉर्थ की तरफ चलना होगा उनको। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ इतना दूर एयर गैप मिल रहा है, एयर गैप। अगर ये पोल सू हटा दूं तो एयर गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी हो जाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं छीड़ हो जाएगी। तो ये पोल सू लगा देने से क्या होता है, एयर गैप इतना रह गया बस, बाकी जो है यहाँ और यहाँ पोल सू लग गया, तो यानी कि रिलक्टेंस कम हो गया। रिलक्टेंस के बारे में बता दूं, जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे ही रिलक्टेंस होता है। रेजिस्टेंस जो है वह विद्युत धारा के चलने का विरोध करता है, और रिलक्टेंस जो है वह चुंबकीय फ्लक्स के चलने का विरोध करता है। तो चुंबकीय फ्लक्स ऐसे नहीं चल सकता है बिना किसी माध्यम के, चुंबकीय बल रेखाओं को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। थोड़ी कुछ दूर तक तो चल जाएगा, लेकिन फिर ज्यादा दूर अगर चलना है तो माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमने बताया नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ से साउथ कैसे चलेंगी, बॉडी के जो बॉडी होगी उसको अपना पथ बनाएंगी। अब इधर जब आएंगी, साउथ से नॉर्थ जाना होगा चुंबक के भीतर में, तो यहाँ पर क्या होगा, एयर गैप ज्यादा होगा, एयर गैप ज्यादा होगा, बल रेखाएं सारी की सारी बल रेखाएं साउथ पोल से नॉर्थ पोल पर नहीं पहुंच पाएंगी, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो जाएगा। तो हमारा ये जो पोल सू लगा होता है, यह चुंबकीय क्षेत्र को फैलाने या यूनिफॉर्म बनाने का भी काम करता है। यूनिफॉर्म का मतलब एक रूप, एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसका रहे, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। नहीं तो ऐसा होगा जहां बल रेखाओं की संख्या कम हो जाएगी वहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर पड़ जाएगा, जहां बल रेखाओं की संख्या पर्याप्त रहेगी वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक होगा। तो पोल सू हमारे क्या काम करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को एक समान रूपता प्रदान करते हैं, यूनिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, क्योंकि पोल सू पोल के नीचे लगे होते हैं, तो जो बाइंडिंग होती है उनको सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। जब जनरेटर चलता है तो बाइंडिंग हिलती है, झटका लगता है, वाइब्रेशन होता है, तो बाइंडिंग नीचे ना गिर जाए उसको सपोर्ट भी प्रदान करता है ये पोल सू। अगर गिरेगी भी नीचे तो यहीं अटक जाएगी, फिर नीचे नहीं गिर पाएगी, ठीक है। ये दो काम हो गया। और इसके बाद बस मुख्यतः यही दो काम होता है। ऑप्शन में थोड़ा सा फैला रखा है, एक एक ऑप्शन को हम पढ़ लेते हैं। पहला लिखा है कि रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, चुंबकीय पाथ यानी कि चुंबकीय रास्ते के रिलक्टेंस को, यानी अवरोध को, चुंबकीय रास्ते के अवरोध को कम करता है। तो अवरोध जो एयर रिलक्टेंस था, बीच में एयर था, एयर जो है चुंबकीय बल रेखाओं के लिए रिलक्टेंस का काम करेगा। बीच में कोई लोहे का टुकड़ा डाल दीजिए तो वह पथ का काम करेगा, रास्ते का काम करेगा। हवा में बल रेखाएं नहीं चल पाती है, अवरोध उत्पन्न होता है। तो
पहला जो पॉइंट था कि चुंबकीय रास्ते के अवरोध को कम करता है। जो अवरोध इतना दूर का यहाँ से यहाँ तक का एयर गैप हो रहा था उसको क्या कर दिया, घटा के यहाँ से यहाँ तक कर दिया इसने। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट है स्प्रेड आउट द फ्लक्स टू अचीव यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी, यानी कि एक रूप चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के लिए फ्लक्स को फैलाता है। फ्लक्स को फैलाता है मतलब यहाँ फ्लक्स तो बॉडी से होकर के आ रहा था तो एक जैसा था, यहाँ कमजोर पड़ गया क्योंकि रास्ते में एयर मिल गया तो रिलक्टेंस ज्यादा हो गया, तो यहाँ फ्लक्स कमजोर पड़ गया, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की एक रूपता कम हो गई। तो उसको इसने क्या किया, मेंटेन किया, चुंबकीय क्षेत्र को यूनिफॉर्म बनाया। और ऑप्शन नंबर सी है सपोर्ट द फील्ड कॉइल, क्षेत्रीय कॉइल को सपोर्ट प्रदान करता है, कॉइल गिर ना जाए। तो ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ऑल ऑफ द अबव। समझ में आया तुमको? चलो ठीक, कोई क्वेश्चन तो नहीं? तो ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किसी को अगर कोई क्वेरी होगी ना तो एक बार जो है थ्योरेटिकल सेक्शन को जरूर विजिट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और वीडियो को पॉज करके सबसे पहले स्वयं सॉल्व कीजिए। चलिए हम तो फिलहाल सॉल्व करवाएंगे, रुकेंगे नहीं। एक डीसी मशीन की श्रृंखला क्षेत्र वाइंडिंग बनी होती है। डीसी मशीन की श्रृंखला क्षेत्र वाइंडिंग, क्वेश्चन को समझिएगा, इसी लाइन को आपको समझने की आवश्यकता है। श्रृंखला क्षेत्र वाइंडिंग, बस श्रृंखला क्षेत्र वाइंडिंग इतना समझने की जरूरत है। श्रृंखला का मतलब होता है श्रेणी, ठीक है, श्रृंखला का मतलब श्रेणी, या अंग्रेजी में बात करूंगा तो सीरीज बोलूंगा। और क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड, सीरीज फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा है। अब हिंदी इतना अच्छा लिखा हुआ है तो क्या होता है कि नहीं अगर पढ़े हो तो समझ नहीं पाओगे। सीरीज फील्ड वाइंडिंग किसकी बनी होती है? मोटे तार की, पतले तार की, मोटी तार की कुछ टर्ने, पतली तार की कुछ टर्ने, मोटी तार की बहुत टर्ने और पतली तार की बहुत टर्ने। तो आपको बताया गया है कि जो अगर आपने ना थ्योरेटिकल सेक्शन को अच्छे से पढ़ा है तो मुझे यहाँ कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैं टिक मार के निकल जाऊँ। लेकिन अब कितने स्टूडेंट्स पढ़े हैं थ्योरेटिकल सेक्शन ये तो पता नहीं है, थोड़ा सा हिंट देना आवश्यक हो जाता है। तो ये होता है आर्मेचर, ये दोनों चीजें आपकी लग गई कार्बन ब्रश, और यहां पर हमने जोड़ दिया सीरीज फील्ड, दिखाई दे रहा है क्या? और ये दोनों पॉइंट मेरे टर्मिनल पॉइंट हो जाते हैं। यहां पर मेरी हो जाती है शंट फील्ड। शंट फील्ड में मैंने बार बार बताया है टर्नों की संख्या अधिक रहेगी, पतले तार अधिक टर्न, ठीक है। शंट फील्ड को हम कैसे जोड़ देते हैं? इस तरह से और इस तरह से जोड़ देते हैं। ये टर्मिनल पॉइंट से फिर हम लोड को सप्लाई निकाल देते हैं, ठीक ना। तो ये हमारी हो जाती है शंट फील्ड, जिसको हम FSH लिखते हैं, और ये हमारी सीरीज फील्ड हो जाती है, इसका नाम होता है FSE। तो बार बार हमने बताया है कि ये जो शंट फील्ड होती है डायरेक्ट आर्मेचर के पैरेलल में लगती है। अब क्योंकि ये कंपाउंड जनरेटर बनाया हूं तो ये लॉन्ग शंट कंपाउंड बनाया हूं तो आर्मेचर और सीरीज फील्ड दोनों के पैरेलल में लगी हुई है। तो इसमें जो विद्युत धारा बहती है वह इसके रेजिस्टेंस के अनुसार बहती है। अगर मैं इसको मोटे तार का कर दूंगा तो मोटे तार में रेजिस्टेंस कम होता है तो ढेर सारा करंट इधर आ जाएगा और यह वाइंडिंग शॉर्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसे हम पतले तार का बनाते हैं ताकि इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा रहे, करंट ज्यादा ना आने पाए और वाइंडिंग शॉर्ट ना हो। तो पतला तार अधिक टर्न कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है इसे हम मोटे तार का बनाते हैं और कम टर्न का। मोटे तार का बनाने से क्या होता है कि वह अधिक विद्युत धारा वहन कर सकता है और कम टर्न होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस कम रहेगा। मोटा तार और कम टर्न का रहेगा सीरीज फील्ड, क्योंकि इससे लोड विद्युत धारा वहन करनी पड़ती है। लोड में अगर जितनी ज्यादा करंट चलेगी वो सारी करंट का लोड आर्मेचर पर आएगा और श्रेणी क्रम में लगे हुए सीरीज फील्ड पर भी आएगा।
तो इसलिए सीरीज जनरेटर की जो क्षेत्र वाइंडिंग होती है वह मोटी तार की कुछ टर्नें, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अब हमारे पास समय नहीं है इस वीडियो में। फिलहाल आधे घंटे से अधिक की रिकॉर्डिंग का डिवाइस मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आधे घंटे से अधिक की क्लास नहीं ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सबको, और जो है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। मुझे लगा होगा कि आज आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे, हिंदी में कुछ प्योर हिंदी वाले क्वेश्चन, तो मज़ा आएगा आपको पढ़ करके। और जहाँ कन्फ्यूजन हो, कोई समस्या हो, तो थ्योरेटिकल सेक्शन को विजिट कर लीजिए। हर सेक्शन में हमने क्या पढ़ाया है, हमने जो है एक जो बैनर बनाया हुआ है ना, बैनर पे सब लिखा हुआ है कि उस सेक्शन के अंतर्गत क्या पढ़ाया गया है। तो चलिए ठीक है, वीडियो अगर हमारा अच्छा लगा हो, अगर वाकई हमने दिल से पढ़ाया है, अच्छा लगा हो आपको, तो लाइक और शेयर जरूर करिए। बेस्ट ऑफ लक।